आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे कांता भारती द्वारा रचित रेत की मछली उपन्यास। और इससे पहले हम लोगों ने 2 भाग पूरे कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कुंतल बहन, जो कि एक महिला हैं और काफ़ी समाज से और अपने पति से और लोगों के व्यवहार से पीड़ित हैं। तो उन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। उनके शब्दों में मुझे आश्वासन महसूस हुआ। किसी सीमा तक मन का तनाव भी सहज हो गया। जीजी ने बाथरूम तक पहुंचा दिया और खुद नौकर को खाना तैयार करने को कहने चली गई। जब सब कुछ पराया हो जाता है, तब थोड़ा सा अपनापन भी मन को भिगो जाता है। बरसों के बाद किसी स्नेह सिवक्त हरे भरे परिवार की ममता ने अपनेपन की एक किरण मुझे दी थी। वह एक किरण जलते हुए अंतःस्थल पर शीतलता के छांटे डाल गई। बहुत धीरे धीरे थके लेकिन शांत मन से शीतल जल की धारा में नहाकर जब मैं बाहर आई, तो मन पहले से ज्यादा सुस्थिर हो चुका था। हम सबने मिलकर खाना खाया। बरसों बाद पहली बार उस स्नेह भरे खाने में एक तृप्ति थी। हाँ, मन की उदासी बीच बीच में घिर घिर आती थी। शशिकांत जी से उदासी के वे क्षण छिपे नहीं थे। अंततः एक बार उन्होंने टोका भी था। एक बात कहूँ कुंतल, तुम उम्र में बहुत छोटी हो। दुख या सुख दोनों से ही सटकर बैठना अच्छा नहीं होता। सुख से ज्यादा लिपट कर बैठने से सुख के अपरिचय का आनंद नहीं रहता। वह उकता देता है और दुख से ज्यादा लिपटने पर वह अंतःस्थल को खा जाता है। मेरी आंखें भीग आईं, लेकिन सत्य के उस सहारे ने आंसुओं को थाम लिया। तोरू खा पीकर फिर बच्चों में मस्त हो गई थी। मन में करुणा हो आई कि यहाँ वह नियति से कितनी निस्संग है। उसे क्या पता कि अपनी माँ से अलग होकर वह किस नियति को सौंपी जा रही है। दिल्ली से चलते समय उसने पूछा था, माँ, हम छुक छुक पर चढ़कर कहाँ जा रहे हैं? तुम पापा के लिए पूछते थे ना बेटा, हम दोनों पापा के पास जा रहे हैं, मैंने उससे कहा था। रास्ते भर वह यही दोहराती आई थी, पापा के पास जा रहे हैं, पापा के पास जा रहे हैं। सांझ ढल रही थी। सूरज दिन भर तपने के बाद समुद्र के उस पार क्षितिज उतर गया था। तोरू ट्रेन के सफर से थकी थी। बच्चों से कहानी सुनते सुनते सो गई थी। मेरी जीजी गाथा में डूबी थी कि द्वार पर आकर शशिकांत जी बोले, सुनो, मैं जरा शंकर भाई के यहाँ होकर आता हूँ। शंकर भाई को शशिकांत जी ने उस शाम मेरी सारी कथा बताई थी। यह बाद में मालूम हुआ, उन्हें शशिकांत जी ने यह भी बताया था कि कुंतल शोभन को अपनी बेबी लौटाने आई है। जीजी ने मुझे बताया था कि शंकर भाई खुद भी यह सब सुनकर चिंता में डूब गए थे। इसके आगे की गाथा से मेरा परिचय सीधा नहीं है। मुझे जीजी के पास छोड़कर शशिकांत जी बहुत रात गए तक बाहर ही रहे। जाने कहाँ कहाँ भटके। आशंकाओं और दुश्चिंताओं के अंधेरे में करवट लेती मैं उन क्षणों से क्या बीता नहीं जान पाई थी। बहुत बाद में एक एक अंश जोड़कर कुछ घंटों की नितांत नाटकीय गाथा पूरी हुई थी। शशिकांत जी का स्वभाव गंभीर था। उन्होंने कम ही बताया, लेकिन शंकर भाई ने उत्तेजना के उत्साह में एक एक बात सुना दी थी। शशिकांत जी से सब कुछ सुनकर शंकर भाई भी स्तब्ध हो गए थे। फिर उन्होंने ही सुझाया था कि अच्छा हो जो कुछ बात होती है वह शोभन से अभी इसी समय हो जाए। रात को ही टैक्सी लेकर वे दोनों वहां से 15 मील दूर शोभन के घर पहुंच गए थे। शोभन शशिकांत जी और शंकर भाई को देखकर किसी सीमा तक आतंकित हो उठे थे।
शोभन अपने एक मित्र के साथ बैठे उत्तेजित स्वरों में कुछ कह रहे थे। मीनल सामने खड़ी थी। मीनल का अंतिम वाक्य शशिकांत जी ने जो सुना, उससे यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उत्तेजित वातावरण में बातचीत का केंद्र कुंतल ही थी। शोभन संकोचवश आगे नहीं बोल सके, लेकिन मीनल अपने वश में नहीं थी। शंकर भाई और शशिकांत जी की उपस्थिति के बावजूद उसने कह डाला कि कुंतल फिर कोई नया विस्फोट करने आई है। वह पागल है और कुछ भी कर सकती है। शोभन की खामोशी से ही मीनल में थोड़ा अंतर आया। अपने क्षोभ का उबाल उतार कर वह चुप हो गई। उसका चेहरा किसी बिल्ली की तरह वहशी हो आया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शशिकांत जी ने कहा था कि अगर शोभन अपने आप को संयत रख सके तो कुछ कहना चाहेंगे। शोभन ने विनम्र होकर उनकी बात सुनी। शशिकांत जी ने बहुत धीरे धीरे कह डाला था कि मैं किस तरह अकेली बंबई पहुंची थी बेबी को सौंपने। बात बहुत संयत ढंग से कही गई थी, लेकिन शोभन और मीनल एक साथ उत्तेजित हो उठे थे। जंगली बिल्ली की तरह अपना दुबला पंजा झटकते हुए मीनल चीखी, मैं यह सब नहीं सह सकती। मुझसे यह सब ना हो सकेगा। उसका दिमाग सही नहीं है। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी 2 साल से अलग खाट से लगी हुई हैं। उसकी बच्चों को यहाँ संभालेगा कौन? मेरे बस की बात नहीं है। शोभन के मित्र संकुचित हो उठे। शायद प्रतिवाद उनके कंठ तक आया, लेकिन वे उसे पी गए। फिर बहुत दबे स्वर में उन्होंने कहा, हाँ, छोटी बच्ची की समस्या तो होगी, और फिर आपकी तबीयत तो काफ़ी खराब रही है। शशिकांत जी ने थोड़ी तीखी आंखों से उनकी ओर देखा तो वे संकुचित होकर चुप हो गए। थोड़ी देर सभी चुप रहे। फिर शशिकांत जी अपने गंभीर स्वरों में बोले, शोभन, तुम मुझसे छोटे हो, मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हो, लेकिन जो कुछ भी कहूँगा वह उस नाते नहीं। तुम विद्वान और समर्थ हो, रचनाकार हो, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य हो। इस नाते ही जो बात कहूँगा उसको सम्मान दोगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। यह सच है कि कुंतल और तुम्हारे बीच अब सद्भावना शेष नहीं है, लेकिन वह बच्चे तो इससे परे है ना। शोभन अचानक कुछ बोलने को हुए, लेकिन शशिकांत जी ने उन्हें रोक दिया। मुझे बात पूरी कर लेने दो शोभन, फिर तुम जी खोल कर अपनी बात कह लेना। तुम प्रबुद्ध हो, निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हारे और कुंतल के बीच सद्भावना का जो सूत्र टूटा है, सच कहो, क्या उसमें तोरू का हाथ हो सकता है? उसे क्यों दंड देते हो? दोष मान लिया, कुंतल का ही मान लिया। बच्ची ने क्या किया है? तुम्हारी बच्ची तुम्हें छोड़ और किसका आश्रय लेगी? शोभन बहुत गंभीर हो आए और देर तक कुछ सोचते रहे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक आश्वस्त हो गए थे कि शायद बात शोभन पर असर कर गई है, लेकिन शोभन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी, आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतल को नहीं जानते। कल को वह हंगामा खड़ा करेगी और आपका भी वश नहीं चलेगा। अगर उसने यह शोर मचाया कि बेबी को हमने जबरदस्ती छीन लिया है, तो हम सबके लिए संकट हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूँ। शशिकांत जी का चेहरा खिंच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे थे। शोभन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, शोभन जी, आपका हठ निर्मम ही नहीं, अमानवीय भी है। कुंतल जी इतनी ज़्यादा बीमार हैं, खुद चलकर न जाने कैसे बम्बई पहुंची हैं।
पता नहीं कितने दिन जिएंगी और आप हैं कि अपनी बच्ची को सहारा नहीं देना चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार समाज के ही एक सदस्य हैं। आपका दायित्व हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। शोभन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गई। ऐसा लगने लगा कि शोभन की सांस घुट रही है। मोनल चुपचाप उठकर अंदर चली गई और शोभन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। शशिकांत जी ने स्थिति को पहचाना, हाथ बढ़ाकर शोभन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए वे बोले, शोभन, तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो शोभन। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शोभन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है शशिकांत जी, आप मेरे बड़े भाई हैं और मुझे यह आदेश दे सकते हैं। मैं इनकार भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी। बच्ची मैं अदालत के जरिए ही लूँगा। स्टाम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा। बाकी सब कैसे होगा आप सोच लीजिए। मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील से सलाह करूँगा, फिर जैसा आप ठीक समझेंगे वैसा ही हो जाएगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उनके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वे भी शांत हो गए थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे तक आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना शोभन कि इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में। शोभन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, लज्जित ना करें आप। इतनी रात गए, इतनी दूर से आप आए, मैं तो आतिथ्य भी ना कर सका। चलते चलते तय हुआ था। 18 मार्च 1962। डायरी में यह तारीख पड़ी हुई है। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटों के अंतर से ही 10 बजे के करीब वकील के तय हो जाने के बारे में फोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है। माँ और बेटी के बीच दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। यह सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है वह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल। तोरू बहुत खुश थी। नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी। बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को अधिक बींझ रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो रहा था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तोरू को अंतिम बार सीने से चिपका कर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि धकेल कर मैं उसे उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे वश में नहीं था। उसे दूर फेंक सकना मेरे हाथों में नहीं था। जैसे व्यवस्था की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही थी। फोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज़्यादा देर नहीं थी। शशिकांत जी ने कहा था कि शायद 2-3 बजे तक वे सब शोभन के मित्र और वकील संभवतः आ जाएंगे और साथ में मीनल भी आएगी। घंटा भर लगेगा या शायद कुछ समय ज़्यादा लग जाए। उसके बाद तो फिर बिना तोरू के ही लौटना होगा। ऐसी दुविधा के क्षण शायद बहुत छोटे होते, तभी न चाहते हुए भी घंटे पर घंटे बीतते चले गए। जैसे बहुत ढाल वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती ही चली जाती है, उसी तरह
क्षण पर क्षण बीतते ही चले गए और अंततः लगभग 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा कि वो लोग आ गए हैं, बाहर गाड़ी में हैं। शशिकांत जी ने यह कहा तो यातना की रेखाएं उसके चेहरे पर भी उभर आई थीं। मुझे पता था कि इस तरह तोरू के माँ से अलग होने में अपना भी योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का अब समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भय का कारण था वह आ गया था। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962, कुल 1-1.5 घंटे के अंदर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तोरू को नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह जरूर समझ गई थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन कहाँ और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उसकी नन्ही समझ से बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट न जाए इसलिए बलात् मुस्कुराना भी पड़ा था। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोलें। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चित जगह पहुंचे, बाकी सब वहीं आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे। शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं तोरू के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर। तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी हम सब कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी उसके बाल सहलाते हुए बोले, तोरू तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना? तोरू और ज़्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जाते हैं, हम पापा के पास जाते हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहां मिलना तय हुआ था वहाँ एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लोग परिवेश से बिल्कुल निस्संग बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। एक कोने में पहले ही रिजर्व की हुई 2 मेजों की तरफ शशिकांत जी हम लोगों को लेकर बढ़ गए। शोभन कोई 10 मिनट बाद पहुंचे। बहुत रूखे और औपचारिक नमस्कार के बाद बैठ गए। उनके साथ वाला अपरिचित आदमी उनका वकील था। बैठने के बाद एक खामोशी छा गई। तभी तोरू की आवाज़ आई, माँ मेरे पापा कौन हैं, कहाँ हैं? ऐसा लगा जैसे शोभन की सिराओं में एक कंपन हुआ हो। वे कुछ अस्थिर से हो उठे। बोलना चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाए। मैं जड़ हुई पत्थर सी बैठी रही। शशिकांत जी ने परिस्थिति को संभाला। धीरे से बोले, ठहर जा बेटे, अभी आते हैं तेरे पापा। जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं और मैंने देखा 2 पल रुककर शोभन अपनी कुर्सी से उठे और तोरू को उन्होंने बाहों में भर लिया। तोरू इस अनायास प्यार से सहम गई। उनकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी शोभन ने कहा, मैं हूँ तेरा पापा बेटे। स्वर से लगा कि वे थोड़े आर्द्र हो आए थे। तोरू ने उन्हें पापा के रूप में पहचाना तो पहले वह संकुचित हो मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर में सहज हो गई। मीठी आवाज में बोली, पापा तुम हो मेरे पापा?
अब वे स्वयं भी अस्थिर हो उठे थे। उनसे सहज नहीं हुआ गया। शंकर भाई और शशिकांत जी ने उन्हें संकट से उबारा। वकील की ओर झुककर बोले, आपने कागज तैयार कर लिया है? हाँ, कागज तो तैयार है, आप देख लीजिए, कहकर वकील ने कागज शशिकांत जी की ओर बढ़ा दिया। मोटे स्टाम्प पेपर पर बने टाइप किए हुए अक्षरों में क्या लिखा है यह उस समय चाह कर भी मैं देख ना सकी। कागज अभी पढ़ा जा रहा था कि शोभन के नाटककार मित्र राजहंस भी आ पहुंचे। मेरा मन और अधिक कुंठा से भर उठा। शशिकांत जी ने वह कागज उन्हें भी पढ़ाया। मैं जानती हूँ वह कागज वे पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ने का नाटक किया। अंत में वह कागज शशिकांत जी ने मेरे सामने रख दिया। शब्दों पर मैंने निगाह जमाई, लेकिन पढ़ा कुछ भी न जा सका। आंखें तरल हो आई थीं, शब्द तैर रहे थे और शब्दों के अर्थ जाने कहाँ डूब रहे थे। वैसे भी अब इन शब्दों का अर्थ मिल भी जाता तो फायदा क्या था? जब जीवन का ही अर्थ खो चुका तो इन शब्दों का अर्थ खोजना व्यर्थ। कागज ज्यों का त्यों बिना पढ़े मैंने शंकर भाई को लौटा दिया। उस दिन रेस्टोरेंट के उस रहस्यमय वातावरण में एक छोटे से जीवन की अंतिम निशानी तोरू शोभन को सौंपकर मैं कैसे घर आई थी यह नहीं पता। कागजों पर दस्तखत हुए थे। शंकर भाई, शशिकांत जी, श्रीमती शशिकांत, राजहंस, शोभन के वकील, मेरे और शोभन के सम्मिलित हस्ताक्षरों से युक्त वह कागज आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कानून की नीरस शर्तें किस तरह एक जीवित इकाई को अपने आप में लपेट लेती हैं यह मुझको अब मालूम हो सका। कागज में सिर्फ इतना था कि इतने दिन के विवाहित जीवन में जो तोरू एकमात्र संबंध बची थी उसे मैं उन्हें सौंपती हूँ। इस बात का हक मुझको नहीं होगा कि मैं उसे कभी भी अपनी बेटी मानूं या अपने पास रखूं। साल में एक बार उसे देखने की अनुमति होगी, लेकिन बिना यह बताए हुए कि मैं उसकी माँ हूँ। मिलने का स्थान और समय शोभन की अनुमति से तय होगा। थोड़े से भारी भारी क्षणों में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ टूट गया। मैं समझ रही थी कि शोभन तोरू को क्यों इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। उन्हें पता था कि माँ से उसे अलग करके रख पाना दुष्कर होगा। बच्चे को लेकर सबसे पहले वे स्वयं ही रेस्टोरेंट के बाहर आए। कार की ओर ले जाकर बोले, बेबी गाड़ी पर बैठोगी? तोरू खिल गई। तुम्हारी गाड़ी है पापा? हाँ बेटे, मेरी भी तेरी भी। बैठोगी ना गाड़ी पर? कहते कहते उन्होंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। तोरू पक्षी की तरह फुदक कर अंदर चली गई और अंदर से आवाज़ देती हुई बोली, तुम भी आओ ना पापा। मम्मी तुम भी आओ ना। एक गहरे सन्नाटे के बाद आशंकित तोरू ने फिर पूछा, मम्मी रोती क्यों है पापा? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दिया भी क्या जा सकता था? एक पलायन की भावना शोभना में भर गई थी। जैसे तैसे वह कार में बैठे और ड्राइवर से बोले कि घर चलो। आगे बढ़ चली गाड़ी से आती तोरू के रोने की आवाज़ मेरे कानों के से कलेजे तक उतर गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी।